सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर डिसेंट स्टार क्लासेस। तो मेरा नाम है आदर्श पटेल और आज का जो अपना टॉपिक है यार, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका बच्चों को यार एकदम बेसब्री से इंतजार होता है इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के चैप्टर के अंदर में। क्यों बच्चों को इंतजार होता है? क्योंकि इसमें बच्चे, अगर हम जब ऑफलाइन क्लासेस में यार पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे यार ऐसे मुंह बंद करके हंसते रहते हैं नीचे, ठीक है ना। पता नहीं क्या है, ऐसा सुन जाते हैं कि हंसते रहते हैं। तो यार आज के इस टॉपिक के अंदर में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ का दूसरा लेक्चर ले रहे हैं और पहले वाले लेक्चर के अंदर में हमने काफी अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट टच करा हुआ था। पर आज के इस लेक्चर से ध्यान रख लेना कि नीट के अंदर में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि क्वेश्चन आया ना, ठीक है ना? तो आज के इस लेक्चर से ऐसा कभी होगा नहीं, ऐसा कभी हुआ भी नहीं। तो आज का लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आज का लेक्चर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ में आया क्या? तो चलिए भाई, बिना समय को बर्बाद करे हुए आज हम समझते हैं कि क्या हमको पढ़ना है। आप टॉपिक देख ही रहे होंगे, पीछे अपना कंट्रासेप्ट कुछ मेथड्स लिखा हुआ है। तो इस टॉपिक के बारे में हम यार आज काफ़ी डिटेल में बात करेंगे कि क्या होते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड, और पिछले क्लास के अंदर में जो हमने पढ़ा हुआ है। जो बच्चे नए वीडियो को देखे हैं, एक बार उसको देख लें, तभी आपको मज़ा आएगा यार। तो देखिए भाई, कंट्रासेप्टिव मेथड को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत मैं पहले तो पढ़ाया हुआ है पहले लेक्चर के अंदर में, पर आज एक बार मैं फिर आपको वहीं से कहानी को शुरू करूँगा। देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा छोटा हो जाता हूँ, छोटा-छोटा, ताकि आपको क्लियरली दिख पाए। हाँ, अब आपको क्लियरली दिख पाया होगा। देखिए भाई, जो ये कंट्रासेप्टिव मेथड है, क्या बोला? जो ये अपना कंट्रासेप्टिव मेथड है, इसके लिए मैंने पिछले क्लास में कुछ-कुछ बोल रखा है। पिछले क्लास में क्या बोल रखा है? कुछ-कुछ बोल रखा है। देखिएगा, यहाँ पे क्या है? आइडियल कंट्रासेप्टिव। आइडियल कंट्रासेप्टिव क्या होता है? पहले तो हमने कंट्रासेप्टिव को डिफाइन करने का कोशिश किया था भैया, इस कंट्रासेप्टिव को। कंट्रासेप्टिव का मतलब होता है बचाव के तरीके। क्या होते हैं? बचाव। मतलब बचाव के तरीके, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर, रिप्रोडक्शन के अंदर में स्पेस प्रेगनेंसी चाहिए या फिर डिले प्रेगनेंसी चाहिए या फिर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए क्या बोला? कि जो भैया अपना प्रेगनेंसी है, इसको अवॉइड करने के लिए क्या-क्या मेथड हो सकते हैं, इसी चीज को हम पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो प्रेगनेंसी को अवॉइड करना क्या होता है? कंट्रासेप्टिव होता है। कंट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं कि वो कौन-कौन से तरीके हैं जिससे प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सके, स्पेस प्रेगनेंसी हो या फिर डिले प्रेगनेंसी हो, तो इसको बोलते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड, मतलब बचाव के तरीके। बचाव के प्रेगनेंसी को बचाने के लिए क्या है? अलग-अलग तरीके हैं। अब आइडियल कंट्रासेप्टिव क्या होते हैं? जैसे देखो, अब हम चाहते हैं कि बेबी ना बॉर्न हो, हम यही चाहते हैं ना कि बेबी ना बॉर्न हो। अब बेबी ना बॉर्न हो, इसके लिए हम कुछ कंट्रासेप्टिव मेथड अपनाएंगे, ठीक है ना? कुछ तरीके अपना रहे हैं, जैसे हमने कॉन्डोम्स वगैरह यूज कर लिया, तो उससे क्या हो जाएगा? प्रेगनेंसी डिले होगा, बेबी नहीं होगा, ठीक है ना? ऐसा हम मान के चल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? आइडियल कंट्रासेप्टिव वो कौन से कंट्रासेप्टिव होते हैं? तो देखो, यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं भैया आइडियल कंट्रासेप्टिव के। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स एक आइडियल कंट्रासेप्टिव के अंदर में होना चाहिए। जो कंट्रासेप्टिव मेथड ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, उसको हम बोलते हैं क्या? आइडियल कंट्रासेप्टिव, ठीक है क्या? जो कंट्रासेप्टिव मेथड इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं, वो क्या आइडियल कंट्रासेप्टिव नहीं है, ठीक है ना? तो चलिए साहब, अब हम इसके आगे बढ़ जाते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड के अंदर में। तो देखिए, क्या-क्या बचाव के तरीके हो सकते हैं? क्या-क्या बचाव के तरीके हो सकते हैं? तो पहला जो भैया है, ये है अपना नेचुरल मेथड। क्या साहब? पहला जो तरीका है नेचुरल मेथड है। भाई यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा-सा अपना यहाँ पे जो कलर है, इसको मैं थोड़ा चाह रहा हूँ कि चेंज कलर चेंज करने से हमें हो जाएगा फ़ायदा। और एक बार हो गया फ़ायदा तो मान के चलिए आपका भी हो जाएगा कल्याण। अरे! अरे बबुआ! अरे या या देखिए साहब, ये है कंट्रासेप्टिव मेथड। तो कंट्रासेप्टिव मेथड के अंदर में क्या है? पहला नेचुरल मेथड है साहब, दूसरा है बैरियर मेथड, इसके बाद है आईयूडी। आईयूडी बोले तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। उसके बाद है साहब ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड, इंजेक्टेबल है, सर्जिकल मेथड और इम्प्लांट। ये सारे अपने पास मेथड है, ठीक। ये सारे के सारे कंट्रासेप्टिव मेथड है, जिस कंट्रासेप्टिव मेथड को यूज कर करके मतलब प्रेगनेंसी को अवॉइड करेंगे, ठीक। तो देखिए साहब ध्यान से अपना अब एक-एक मेथड को हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना?
जैसे पहला मेथड है अपना नेचुरल मेथड। चलिए एक बार मैं यहाँ पे मेथड का भी आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। क्या है? नेचुरल मेथड में हम कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करेंगे, अपना एकदम प्राकृतिक तरीके, एकदम देसी तरीके से हम क्या करेंगे? स्पर्म, देखो फर्टिलाइज़ेशन को अवॉइड करेंगे, ठीक है ना? फर्टिलाइज़ेशन बोले तो स्पर्म और ओवम को मीट करना, तो इसको हम एकदम देसी जुगाड़ से लगा कर के अवॉइड करेंगे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल बोल दे तो कॉन्डोम्स यूज़ कर लेंगे तो उससे अवॉइड हो जाएगा, है ना? चलिए साहब, अब हम यहाँ पे बैरियर्स, अलग-अलग तरीके के यहाँ पे हम बैरियर्स मेथड भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम आईयूडी वगैरह पढ़ेंगे, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। उसके बाद ओरल कंट्रासेप्टिव में कुछ पिल्स और टैबलेट की बात कर लेंगे, और इंजेक्टेबल में, इंजेक्टेबल बोले तो मतलब यहाँ पे हम इम्प्लांट्स वगैरह का यूज़ करेंगे। उसके बाद सर्जिकल मेथड या फिर इम्प्लांट, यहाँ पे वही बात है, सर्जिकल मेथड यूज़ करेंगे, इम्प्लांट या फिर इंजेक्टेबल मतलब इंजेक्शंस वगैरह का हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना? चलिए भाई, तो यहाँ पे अपना पहला नेचुरल मेथड है, सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ गलती हो गया, यहाँ पे एक चीज़ गलती मैंने कर दिया जल्दी-जल्दी बाजी में। नेचुरल मेथड के अंदर में हम कुछ नेचुरल तरीके अपनाते हैं, यहाँ पे हम कोई केमिकल्स, कोई भी बैरियर यूज़ नहीं करते हैं, और इस बैरियर मेथड्स के अंदर में हम कॉन्डोम्स, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्स, अलग-अलग तरीके का ये सब यूज़ करते हैं। चलिए साहब, इसके आगे हम बढ़ जाते हैं। तो इसके आगे अपना जो नेचुरल मेथड है, इसको ध्यान से देखिए। नेचुरल मेथड मतलब एकदम प्राकृतिक तरीका है, इसमें कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इक्विपमेंट नहीं यूज़ करते हैं, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड, जो कई सालों से मतलब जो हमारे ट्रेडिशन में आया आता जा रहा है। क्योंकि देखो, पहले क्या था, पहले मेडिकल इतना एडवांस नहीं हुआ करता था, पहले तो कॉन्डोम्स भी इतने अवेलेबल्स नहीं थे, ठीक है ना? एक बेसिक जो बोले कॉन्डोम्स, तो वो भी नहीं अवेलेबल था। तो पहले के जो लोग थे, ठीक है ना? वो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए कौन से तरीके को आज़माते थे, कौन से तरीकों को भैया यूज़ करते थे। यही जो तरीका है, इसको हम बोलते हैं क्या? नेचुरल मेथड या फिर ट्रेडिशनल मेथड, ठीक? तो पहला नेचुरल मेथड का यहाँ पे देखो मैंने टॉपिक लिख रखा है। तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, क्या होंगे साहब? इसके कुछ प्रिंसिपल्स होंगे नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल मेथड के। तो प्रिंसिपल क्या है? टू अवॉइड टू अवॉइड मीटिंग ऑफ मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म एंड ओवम, ठीक है ना? इस तरीके के अंदर में इसका प्रिंसिपल क्या है कि स्पर्म और ओवम को मीट होने से बचा लिया जाए, वही है अपना ट्रेडिशनल मेथड। अरे तरीका तो यही हुआ ना, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ और हम यही चाहते हैं, तो टू अवॉइड मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। अब इस नेचुरल मेथड के अंदर में हम बेसिकली 3 तरीके आजमाते हैं। पहला होता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस बोले तो एब्सेंस या फिर अब्सेंट। एब्स्टिनेंस लिखा ना, इसका मतलब एब्सेंट होता है। और पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब कि कुछ टाइम गैप कर करके सेक्स करो, है ना? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब क्या हुआ कि कुछ टाइम गैप के बाद सेक्स किया जाए तो बेबी नहीं हुआ। इस कुछ टाइम जो गैप ले रहे हैं, इसके बारे में समझना, इसके बारे में समझ, जैसे कि भैया मान लो 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, अरे होता है कि नहीं? इसमें मैंने अगर किसी का 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा, फर्स्ट डे से स्टार्ट हो रहा है, तो जो 14th डे है, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14th डे है, उस दिन क्या हो रहा होता है? तो उस दिन हो रहा होता है साहब जी ओवुलेशन। उस दिन क्या हो रहा होता है साहब? ओवुलेशन। सोचो सोचो कि अगर इस 14 डे पे अगर स्पर्म पहुँच जाए, या फिर 15 डे पे स्पर्म पहुँच जाए, या फिर 16 डे पे स्पर्म मान के चलो कि पहुँच जाए, और किसी न किसी तरीके से क्या हो जाए? फर्टिलाइज़ेशन हो जाएगा। अरे जैसे ही फर्टिलाइज़ेशन होगा साहब, तुरंत होगा इम्प्लांटेशन, और अब प्रेगनेंसी को हम अवॉइड करना चाहते हैं, लेडीज़ हो गई क्या? प्रेग्नेंट। तो क्या हम ये चाहते थे क्या? ना जी, हम ये नहीं चाहते थे। तो क्या किया जाना चाहिए कि कुछ ऐसा तरीका आज़माया जाए। क्या बोला? कुछ ऐसा तरीका आज़माया जाए कि इस गैप के जब ओवुलेशन होने वाला है, क्या बोला? कुछ ऐसा तरीका अपनाया जाए कि जब ओवुलेशन होने वाला है, तब हम उसको ओवुलेशन होने से पहले सेक्स को अवॉइड किया जाए। तो देखो 14th डे है ना, तो अगर मान लो किसी का फर्स्ट डे से पीरियड स्टार्ट होता है, तो इसमें हम ऐसा कहते हैं कि जो 10 टू 17 डेज है, 10th टू जो 17 डेज है, उस टाइम पे सेक्स को अवॉइड किया जाए, ठीक है ना? टू अवॉइड, पीरियोडिक एब्स्टेन का मतलब ये होता है टू अवॉइड सेक्स ड्यूरिंग द फर्टाइल पीरियड। क्या बोला? फर्टाइल पीरियड, फर्टाइल पीरियड के दौरान पे सेक्स को अवॉइड किया जाए।
जैसे कि एग्जांपल पे देता हूं मैं तुमको 10 टू 17 डेज ऑफ एमसी, जो 10 टू 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस टाइम पे इस फर्टाइल पीरियड, इसी 10 टू 17 डेज को क्या बोलते हैं साहब, इसी को हम बोलते हैं फर्टाइल पीरियड, या फिर इसी को बोलते हैं हम रिस्क पीरियड। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फर्टाइल पीरियड, या फिर इसी 10 टू 17 डेज को बोलते हैं हम रिस्क पीरियड। देखना, इसी को बोलते हैं साहब हम रिस्क पीरियड, या फिर इसी को बोलते हैं हम फर्टाइल पीरियड, फर्टाइल पीरियड। ठीक, अरे इतनी बात समझ में आई क्या, फर्टाइल पीरियड और रिस्क पीरियड क्या होता है। ठीक, देखो मैं तुमको थोड़ा पीरियड को कैलकुलेट करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लो किसी का 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक साहब, इसमें से क्या करना तुम -14 कर देना, तो कितना आ जाएगा 14, 14 आ जाएगा ना। अब इसमें क्या कर देना, -2 करना, ऊपर में क्या करना -2 कर देना, 14 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, लगभग 12 बच जाएगा, और इसके बाद +2 कर देना, ठीक है ना। +2 कर दो या फिर +4 कर दो, तो यहाँ पे 18। तो मान के चलो कि जो 12 टू 18 डेज है ना, ये क्या है, ये फर्टाइल पीरियड है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं फर्टाइल पीरियड, या फिर इसको बोलते हैं मेडिकल में हम रिस्क पीरियड, रिस्क पीरियड इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है फर्टाइल पीरियड है। सेफ पीरियड क्या होगा, तो 10 टू 11 डेज, और 18 के बाद कितना आएगा 19 टू 20 एज, ये जो है, अब ये जो पीरियड होता है ये सेफ पीरियड होता है। इस टाइम पे सेक्स किया जाए तो कोई भी रिस्क नहीं है। अरे समझ में आया क्या, तो ये सेफ पीरियड है और ये फर्टाइल पीरियड है। तो पीरियोडिक एब्सटिनेंस में क्या करेंगे साहब, आप ये बताइए ना कि पीरियोडिक एब्सटिनेंस में क्या करना है, तो बता दिया कि फर्टाइल पीरियड के टाइम पे सेक्स को अवॉइड करना है, इसी को बोलते हैं पीरियोडिक एब्सटिनेंस। मतलब एक इंटरवल पे सेक्स को अवॉइड कर दिया जाए तो इसको बोल रहे हैं पीरियोडिक एब्सटिनेंस, ठीक है क्या। चलिए साहब, अगला टॉपिक है अपना, अगला जो है इस नेचुरल मेथड के अंदर अगला तरीका क्या है, विड्रॉल या फिर कोइटस इंटरप्टस, कोइटस इंटरप्ट, ठीक है ना। विड्रॉल को बाद में समझना, अभी तुम सबसे पहले समझो कोइटस इंटरप्ट। क्या बोला, कोइटस, ठीक है ना। कोइटस इंटरप्ट या फिर सेक्सुअल इंटरप्ट इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। सेक्स इंटरप्ट भी बोला जा सकता है, पर इसको आम भाषा में, मतलब ज्यादातर इसको कोइटस इंटरप्ट आपके एनसीईआरटी में लिखा है। देखो, कहीं पे कोइटस चल रहा है, ठीक है ना, कहीं पे कोइटस का जो है प्रोसेस चल रहा है, ठीक, सेक्स चल रहा है। अब कोइटस के टाइम पे क्या हो जाए, इंटरप्शन हो जाए, इंटरप्ट कर दें उस जो कोइटस का प्रोसेस है उसको इंटरप्ट कर दें। कब इंटरप्ट करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से सोचो, एक टाइम आ जाएगा ना जब इजाकुलेशन होने वाला रहेगा, जब स्पर्म आने वाला होगा, उस टाइम पे क्या किया जाए, पेनिस को वेजाइना से या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से निकाल लिया जाए, ठीक है ना, और स्पर्म को क्या किया जाए, बाहर इजाकुलेट किया जाए। तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या कि स्पर्म कभी फर्टिलाइज करेगा, बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है साहब। अगर बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो इससे भी क्या किया जाएगा, प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाना चाहिए। तो क्या ये एक आइडियल कंट्रासेप्टिव है कि नहीं है, हाँ सर एक आइडियल कंट्रासेप्टिव मेथड है। चलिए साहब, विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट का मतलब होता है टू विड्रॉ, इसको ऐसे लिखते हैं हम, टू विड्रॉ द पेनिस फ्रॉम फ्रॉम वेजाइना, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बोल सकते हैं, टू विड्रॉ द पेनिस फ्रॉम वेजाइना बिफोर इजाकुलेशन, बिफोर इजाकुलेशन मतलब इजाकुलेशन से पहले पेनिस को क्या कर लो, झटके से निकाल लो, उसी को बोलते हैं क्या, कोइटस इंटरप्ट या फिर विड्रॉल। विड्रॉल, विड्रॉल का मतलब निकाल लेना, खींच लेना, इसे बोलते हैं विड्रॉल या फिर कोइटस इंटरप्ट। तो इस तरीके से भी प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। तीसरा तरीका है साहब जी, ये है लैक्टेशनल अमीनोरिया। अगर आप हमसे पढ़े हुए हैं हमारा रिप्रोडक्शन का चैप्टर, जो बच्चे हमसे शुरू से पढ़े हैं रिप्रोडक्शन का चैप्टर, उनको पता होगा ये चीज मैंने आपको बता रखा हुआ है, ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी क्या कर रखा हुआ है, तो ये चीज मैंने आपको बता रखा है। तो देखो यहाँ पे जहाँ पे लैक्टेशन एंड पार्चुरेशन में मैंने बताया वहीं पे बताया है। तो लैक्टेशनल अमीनोरिया का मतलब ये होता है, लैक्टेशन का मतलब ये होता है जिस टाइम पे ब्रेस्ट फीडिंग चल रही है, क्या हो रही है, जिस टाइम पे ब्रेस्ट फीडिंग चल रही होती है उस टाइम पे अमीनोरिया, अमीनोरिया का ये का मतलब एब्सेंट, मिनोरिया का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस टाइम पे एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल
साइकिल होता है जब ब्रेस्ट फीडिंग होता है। और ये ब्रेस्ट फीडिंग कैसा होना चाहिए? तो साहब ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है, अगर कोई जो मदर है अपनी बेबी को इंटेंस इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, तो क्या होगा साहब? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा यहाँ पे एब्सेंट। अगर बताइए साहब मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होगा, तो कभी भी फर्टिलाइजेशन या फिर इम्प्लांटेशन के चांस होंगे क्या? अरे नहीं भाई, जब ओवम मिलेगा ही नहीं तो कहाँ से? ठीक है ना? ये 3 बात समझ में आ गया क्या? ये 3 बात समझ में आ गया क्या? पीरियोडिक एब्सटिनेंस, विड्रॉल या फिर कोइटस इंटरप्ट और लैक्टेशनल अमीनोरिया। चलिए साहब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़े हैं तो इसके आगे हमको टॉपिक मिल जाएगा अपना प्रोज एंड कॉन्स ऑफ नेचुरल मेथड। क्या बोला? प्रोज एंड कॉन्स ऑफ नेचुरल मेथड। मतलब कि अगर नेचुरल मेथड को यूज किया जा रहा है तो इसके नुकसान क्या है इस और इसकी अच्छाइयाँ क्या है, ठीक है ना? प्रोज एंड कॉन्स क्या है? तो प्रोज क्या है? तो पहले तो हम इसकी अच्छाई बात कर लेते हैं कि प्रोज क्या है। प्रोज यही है कि नो मेडिसिन रिक्वायर्ड, नो मेडिसिन इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे कोई भी मेडिसिन रिक्वायर्ड नहीं है, तो नो साइड इफेक्ट, यहाँ पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है अगर मेडिसिन को नहीं ले रहे हैं तो। ठीक, इसके बाद अब इसके कॉन्स क्या है? नेचुरल मेथड के क्या है? कॉन्स क्या है? नेचुरल मेथड के कॉन्स यही है कि नो मेडिसिन इज रिक्वायर्ड, तो चांस ऑफ फेल्योर इज हाई, तो चांस ऑफ फेल्योर इज हाई। मतलब इसके अंदर में क्या है? रिस्क जो है ये हाई हो जाता है, ये इसका कॉन्स है, ठीक है ना? इसके अंदर में रिस्क ज्यादा होता है नेचुरल मेथड के अंदर में, इस पे हम बिलीव नहीं कर सकते हैं इस नेचुरल मेथड के अंदर में। अरे ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई क्या? चलिए साहब अगर ये बात समझ में आई तो ये अगला वाला भी आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोला? अगला वाला भी बात आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इस स्लाइड को हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि ये जो स्लाइड है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिख पाए। ये बैरियर मेथड से जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एकदम सीधा बताता हूँ, ठीक है ना? ध्यान से बस देखते जाना जो मैं बोल रहा हूँ। इस बैरियर मेथड के अंदर से बोला ना, जो भी क्वेश्चन भैया आने वाला है तो मैं तुमको यहाँ पे एकदम सीधा बता देता हूँ कि क्या इस बैरियर मेथड के अंदर से क्वेश्चन आने वाला है। चलिए साहब इसके आगे हम बढ़ गए, इसके आगे बढ़ जाए। ठीक, देखना ध्यान से। इस बैरियर मेथड के अंदर में थोड़ा सा राइटिंग का होगा पर देखना, मैं यहाँ पे बोलता हूँ बैरियर मेथड का मतलब कि हम एक बैरियर यूज कर, ठीक है ना? कि मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बीच में हम एक पतली सी कोई लेयर यूज कर ले रहे हैं, एक बैरियर यूज कर ले रहे हैं, जिससे स्पर्म जो है ओवम के साथ अपना मीटिंग नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे स्पर्म जो ओवम के साथ मीटिंग नहीं कर पा रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ बैरियर बिटवीन द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ऐसे मेथड को हम बोलते हैं क्या? ऐसे मेथड को बोलते हैं साहब बैरियर मेथड। ठीक, बैरियर मेथड का मतलब यही होता है टू प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म। मतलब स्पर्म और ओवम का यहाँ पे फिजिकल मीटिंग को हम अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है ना? फिजिकल मीटिंग क्यों बोल रहे हैं? तो वही बात है कि अगर यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और यहाँ पे मान के चलो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है ना? अब यहाँ पे बैरियर मेथड के अंदर में हम नहीं चाहते हैं कि ये जो अपना स्पर्म है ये क्या हो जाए, ओवम के साथ जाकर के फ्यूज हो जाए, ठीक है ना? हम इसका पहला तो फिजिकल मीटिंग ही अवॉइड करना चाहते हैं बैरियर मेथड के अंदर अंदर में। देखो यहाँ पे जब हम नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ रहे हैं तो ध्यान से देखना, यहाँ पे नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में कोई भी मेडिसिन यूज नहीं कर रहे हैं, बट चांस ऑफ फेल्योर क्या है? हाई है, ठीक है ना? इसमें ऐसा कोई भी मेडिसिन नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ खास तरीका नहीं है। ठीक, यहाँ पे मतलब हमको एक इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज कर रहे हैं। इसके बाद आप देखो बैरियर मेथड के अंदर में, बैरियर मेथड के अंदर में क्या यूज करते हैं? तो बैरियर मेथड के अंदर में सबसे अच्छा एग्जांपल हम ले रहे हैं कॉन्डोम, ठीक है ना? तो बैरियर मेथड के अंदर हम यूज कर रहे हैं भैया कॉन्डोम्स को। तो कॉन्डोम्स क्या है, ठीक है ना? कॉन्डोम्स क्या है? एक थिन रबर का एक थिन रबर का बना हुआ एक मटेरियल है, ठीक है ना? ये जो है कॉन्डोम्स किससे बना है? थिन रबर से बना हुआ है। और दूसरा
एक लेटेक्स ये शीथ से बना हुआ होता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है नीट के अंदर में, कॉन्डोम इज मेड अप ऑफ, 4 ऑप्शन रहेंगे। तो कॉन्डोम थिन रबर का बना हुआ होता है और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है लेटेक्स शीथ, ठीक है ना? कॉन्डोम जो है लेटेक्स शीथ का बना हुआ होता है। चलो भाई, मैं यहाँ पे तुमको कुछ डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है ना? तब जाकर के फिर आगे का जो भी मेथड है तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे मैं तुमको कुछ बैरियर मेथड का डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है ना? देखो, ये जो डायग्राम है अपने पास, ये जो डायग्राम है ना साहब अपने पास, ये जो है ये सर्जिकल मेथड है जिसमें ये वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, आपने एक टर्म सुना होगा जिसको बोलते हैं नसबंदी। अरे बोलते हैं ना नसबंदी, तो यहीं पे है, मेल के अंदर भी नसबंदी होती है और साहब यहाँ पे देखो फीमेल के अंदर भी नसबंदी होती है। तो ज्यादातर हमारी सोसाइटी में क्या होता है, फीमेल की नसबंदी होती है, ठीक। इस ट्यूबेक्टोमी के अंदर में क्या करते हैं, देखो ये फॉलोपियन ट्यूब है, जिसको हम फिर कट कर देते हैं, फिर टाई कर देते हैं, बांध देते हैं। अब देखो जब फॉलो यहाँ से अब ओवम निकलेगा नहीं, जब ओवम निकलेगा आएगा यहीं पे रुक जाएगा। अब यहाँ पे स्पर्म आके क्या ही करेगा, अरे जब ओवम आएगा ही नहीं, ठीक है ना? इसको बोल रहे हैं ट्यूबेक्टोमी। और वेसेक्टोमी क्या है, यहाँ पे वासा जो डिफरेंस है अपना, वासा डिफरेंस को ही काट देते हैं। अब वासा डिफरेंस को कट कर देंगे तो यहाँ से मान लो स्पर्म आ रहा है, सॉरी यहाँ से स्पर्म आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इधर जाएगा ही नहीं, इधर जाएगा ही नहीं स्पर्म, ठीक है ना? तो कैसे मिलेगा ओवा से, ठीक है ना? तो वहां से मिलेगा ही नहीं। समझ में आया क्या? ये यहाँ पे ये भी तरीका यूज करा जा सकता है सर्जिकल मेथड के अंदर में। इसके बाद देखो, अभी मैं तुमको इसी मेथड के अंदर में इम्प्लांट भी मैंने तुमको पढ़ा है। इम्प्लांट क्या कैसे दिखते हैं साहब? तो इम्प्लांट कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है ना? ऐसे पतले पतले रॉड जैसे होते हैं, इसको क्या कर देते हैं हम, स्किन के मतलब सबक्यूटेनियस, बस स्किन के अंदर में हम इसको ऐसे डॉक्टर से इम्प्लांट करा लेते हैं। ये क्या कर देता है, धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन या फिर क्या करता है, मतलब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन में ये छोड़ता रहेगा, तो उसके वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, ठीक। इसके बाद है ऊपर का देखना, ऊपर का सबसे इंपॉर्टेंट है, यही दिखाना था आपको। यहाँ पे देखो, जब हम बात कर रहे होते हैं कॉन्डोम्स की, तो दो तरह के कॉन्डोम होते हैं, एक मेल कॉन्डोम, तो मेल कॉन्डोम को फिगर ध्यान से देख लो, और यहाँ पे साफ फीमेल कॉन्डोम्स का फिगर ध्यान से देख लो, क्योंकि ये दोनों फिगर हर एग्जाम में आते हैं। तीसरा बोला तो भैया एक कॉपर, मतलब कॉपर, कॉपर है, कॉपर रिलीजिंग आईडी, ठीक है ना? इसको बोलते हैं हम आईओडी, आईओडी, इसको क्या बोलते हैं, आईओडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इस इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के अंदर में जैसे कॉपर का बना हुआ है तो इसको बोलते हैं कॉपर टी। यहाँ पे नीचे तुमको लिखा भी हुआ है, ये कॉपर का बना हुआ है ना पूरा, इसलिए यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है कि इसको कॉपर टी बोला जाता है। अरे समझ में आया क्या? बस यही तुमको दिखाना था, यही तुमको समझाना था। अब हम अगला सेक्शन खोल लेते हैं अपना, ठीक। और फिर हम इसमें देखते हैं कि और क्या हमको आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है। अरे समझ में आया क्या? तो यहाँ पे देखो, दो तरीके के कंडोम्स हुआ करते हैं साहब अपने पास, एक मेल कंडोम होता है और एक फीमेल कंडोम होता है। और जो कंडोम्स होता है किससे बने होते हैं, लेटेक्स शीट से, थिन रबर का ये कंडोम बना हुआ होता है। इसके बाद मेल के अंदर में जो मेल कंडोम है, यहाँ पे जो है ये मेल कंडोम्स जो है किसको कवर करता है, तो मेल कंडोम्स जो है ये कवर करता है साहब पेनिस को। अरे पता ही हमको पेनिस को ही कवर करेगा। फीमेल कंडोम्स जो होते हैं किसको कवर करते हैं, वेजाइना और सर्विक्स को। सही बात है, पहले ऊपर का ही तो लेयर क्लियर कवर कर लो, तो वेजाइना और सर्विक्स को ये फीमेल कंडोम है कवर करता है। इसके बाद एक चीज और यहाँ पे लिखा हुआ है निरोध के बारे में। किसके बारे में लिखा हुआ है, तो निरोध के बारे में। याद कर लो, इस ये जो निरोध होती है ना, ये इंडिया की फर्स्ट पॉपुलर कंडोम, फर्स्ट पॉपुलर कंडोम ऑफ इंडिया, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट के साइड से बनाया गया था, जिसको बोलते हैं निरोध, ठीक है ना। निरोध जो है पहली पॉपुलर वैरायटी ऑफ कंडोम है इंडिया, ठीक। इसके अलावा और क्या जो है फीमेल यूज करती हैं बैरियर मेथड के तरीके से, तो डायफ्राम यूज करती हैं यार, सर्वाइकल कैप यूज करती हैं और वॉल्ट वगैरह भी यूज करती हैं। इनका फिगर कुछ ऐसा ऐसा होता है, ठीक है ना, इसका फिगर कुछ ऐसा होता है, जैसे सर्वाइकल कैप ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा हो गया। अब ये देखो, चाहे डायफ्राम हो, चाहे सर्वाइकल कैप हो, चाहे वॉल्ट, सब के सब साहब बने हुए होते हैं रबर के। और ये सब जो होते हैं डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट, ये सब बस फीमेल के लिए ही यूज होता है। और ये किसको कवर करता है, तो याद कर लो, ये अपना सर्विक्स को कवर करता है। फीमेल बॉडी के अंदर में किसको कवर करता है साहब, तो ये सर्विक्स को कवर करता है, ठीक। ये टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है, बस मौज मस्ती से पढ़ते रहो, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए भैया चलिए, यहाँ पे आईओडी के बारे में हमको और थोड़ा अच्छे से डीप इनसाइड में जाकर के हमको क्या करना है,
पढ़ना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको पेज को क्या किया था, बढ़ा लिया था। मैं थोड़ा पेज को क्या करता हूँ, छोटा कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड। मैं आपका यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लूंगा, ठीक। बस मैं इतना ही काम था, है ना। हाँ भाई, अब देखो ध्यान से, इसको ध्यान से एकदम लिखे जाओ। अगला जो टॉपिक है अपना, आईओडी। आईओडी क्या होता है? आईओडी होता है, ये होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इसको ध्यान से समझना। इंट्रा का मतलब अंदर, यूटेराइन का मतलब यूटेरस के अंदर में ऐसा डिवाइस जो यूटेरस के अंदर में हम इम्प्लांट कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं साहब हम इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अरे समझ में आया क्या? क्या इसको हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अब देखो, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो है, देखो ये इंडिया के अंदर में, इंडिया के अंदर मैं तुमको बता देता हूँ, इंडिया के अंदर में ये जो आईओडी होता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है। अरे समझ में आ गया क्या? ये जो आईडी होता है इंडिया के अंदर में मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, जो चीज है आज के टाइम पे ये लोग ये यूज करते हैं आईओडी। आईओडी क्या होता है? कुछ एक डिवाइस है, जैसे मैंने तुमको बताया है कॉपर टी का आईओडी। एक कॉपर आईओडी पतला सा होता है, वेजाइना के थ्रू इसको इंसर्ट कर देंगे, यूटेरस में ले जाकर के इम्प्लांट। अरे समझ में आ गया क्या? उससे क्या हो जाएगा, ये जो कॉपर होता है स्पर्म की मोटिलिटी को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, ठीक है ना। उससे क्या हो जाएगा, स्पर्म वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, फिर वहां पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। कुल मिला जुला के जो अपना काम है वो यही है कि फर्टिलाइजेशन को रोकना है, ठीक। तो क्या लिखा है, इंसर्टेड इन टू द यूटेरस फ्रॉम द विजाइना, ठीक। तो ये जो आईओडी है ये कहाँ पे इम्प्लांट होता है? यूटेरस में इम्प्लांट होता है, और किसके थ्रू? तो वेजाइना के थ्रू, ठीक। और ये जो आईओडी होता है साहब, ये तीन तरीके का होता है, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीज। तीन तरीके का आईओडी, अभी मेरे साथ बोलो। पहला होता है नॉन मेडिकेटेड, नॉन बोल मेडिकेटेड मतलब इसमें बहुत ज्यादा कोई मेडिसिन वगैरह यूज नहीं है, ठीक। दूसरा नॉन मेडिकेटेड, दूसरा है कॉपर रिलीजिंग आईओडी। दूसरा बोला कॉपर रिलीजिंग आईओडी। तीसरा होता है हार्मोन्स रिलीजिंग आईओडी। अरे समझ में आया क्या? हार्मोन्स रिलीजिंग आईओडी। नॉन मेडिकेटेड आईओडी के एग्जांपल बताओ साहब। तो नॉन मेडिकेटेड आईओडी के एग्जांपल है एक ही, लिप्सिलूप। नॉन मेडिकेटेड आईओडी के एग्जांपल है लिप्सिलूप। और कॉपर रिलीजिंग आईओडी का मतलब होता है CU2, CU7 और मल्टीलोड, मल्टीलोड 375, ठीक। CUT, CU7 और मल्टीलोड 375 ये होते हैं कॉपर रिलीजिंग आयोडी। इसके बाद होता है हार्मोन्स रिलीजिंग आयोडी। हार्मोन्स रिलीजिंग आयोडी के बारे में बताएं तो हार्मोन्स रिलीजिंग आयोडी में दो एग्जांपल है, प्रोजेस्ट प्रोजेस्टाजर्ट, प्रोजेस्टाजर्ट और LNG-20। LNG प्रोजेस्टाजर्ट और LNG-20 देखना भाई, ये जो अपना LNG-20 है, ठीक है ना, LNG-20 को क्या बोलते हैं? लिविनोगेस्ट्रॉल। क्या बोलते हैं? LNG-20 को हम बोलते हैं लिविनोगेस्ट्रॉल, लिविनोगेस्ट्रॉल 20, ठीक है ना। जैसे जो ये जो है प्रोजेस्टाजर्ट होता है, ठीक है ना, ये जो है प्रोजेस्टाजर्ट हो जाता है, ठीक है ना। प्रोजेस्टा GERT है, ठीक है ना, प्रोजेस्टाजर्ट और LNG-20। ये जो होते हैं ना हार्मोन्स रिलीजिंग आयोडी, ये हार्मोन्स रिलीजिंग आयोडी क्या है? ये जो अनवांटेड 72 वगैरह होता है ना, ये वही है, ठीक है ना। अनवांटेड 72 के अंदर में ये LNG होता है, ठीक है ना, ये सेम केमिकल होता है, ठीक है ना। हार्मोन रिलीजिंग आयोडी जो होता है अनवांटेड 72 नहीं होता है, ठीक है ना, वो तो पिल्स होता है ना। तो हार्मोन्स रिलीजिंग भी आयोडी होता है, जिसको यूटेरस में ले जाकर के हम इम्प्लांट कर दें तो प्रोजेस्टाजेट और LNG-20 सिक्रीट करता रहेगा, ठीक। अब देखिए साहब, अब देखिए क्या मैं कह रहा हूं, अब एक एक आईओडी के बारे में हम थोड़ा सा ध्यान से क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक। और इस चीज को जो मैं बोलता हूँ ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये स्लाइड ही पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट ले एकदम, तुमको टेलीग्राम चैनल पे तुम्हारे मिल जाएगा, ठीक है ना। आईओडी, आईओडी क्या होता है? पहले अगर कोई तुमसे जनरल भाषा में पूछे कि भैया हमको बस आईओडी के बारे में बता दीजिए, आईओडी क्या चीज है? आयोडीन इंक्रीजेस फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस, ठीक है ना। जो आयोडी होता है स्पर्म को क्या कर देता है, फेगोसाइटोसिस को खा लेता है। कहाँ पे? विद इन द यूटेरस के अंदर में इसको खा लेता है। अब तीन तरीके के आयोडी बताए हमने ना, तो तीनों तरीके के आयोडी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। ठीक? कैसे? देखो साहब, पहला है अपना कॉपर। कॉपर रिलीजिंग आयोडी क्या होता है? ये तुम्हें होता है कि स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देगा,
ठीक है ना? दूसरा जो है ये जो कॉपर होता है, एक फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी सप्रेस कर देता है। अरे देखो, स्पर्म को जब मोटिलिटी को सप्रेस कर देगा तो फर्टिलाइजेशन का कैपेसिटी, जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है, वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। तो इसमें कुछ हमको नहीं लगा कि याद करने लायक है, ठीक है ना? और ये बार-बार पूछता है कि जो कॉपर होता है उसका काम क्या होता है, ठीक है ना? तो इसमें दोनों ऑप्शन रहेंगे, स्पर्म मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। तो इसको मार्क करके आना है। इसके बाद हार्मोन्स रिलीजिंग आरडी क्या होता है? मेक्स यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, मतलब यूटेरस को क्या कर देता है इम्प्लांटेशन के लिए ये अनसुटेबल कर देता है। कौन? हार्मोन रिलीजिंग आयोडी। इसके बाद है सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म, जो सर्विक्स है उसको स्पर्म के लिए क्या कर देगा साहब, होस्टाइल कर देगा, उसको किल कर देगा। इसके बाद देखो आईओडी के बारे में और कुछ लिखा है, आईओडी आइडल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल टू डिले प्रेगनेंसी या फिर स्पर्म स्पेस चिल्ड्रन। ये बात समझ में आ गया ना तुमको कि आईओडी क्यों यूज करते हैं, ताकि स्पेस चिल्ड्रन मिल पाए, प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाए। इसके बाद क्या है, आईओडी आर मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड इन इंडिया। आज के टाइम पे आईओडी जो होता है मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है भैया, कहाँ पे? अपने इंडिया के अंदर में। इसके बाद का जो टॉपिक है इसको ध्यान से देखना साहब। इसके बाद का जो टॉपिक है ओरल कंट्रासेप्टिव। ओरल कंट्रासेप्टिव जानते हो ना, ओरल कंट्रासेप्टिव होता है टैबलेट। क्या होते हैं? जो भी टैबलेट है सब ओरल कंट्रासेप्टिव होते हैं, या फिर इसको पिल्स बोल दें, ये सब ओरल कंट्रासेप्टिव होते हैं, ठीक है ना? ओरल कंट्रासेप्टिव के अंदर में क्या यूज होता है? तो पहला तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से यूज होता है, या फिर प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन दोनों साथ। जैसे प्लस मैंने लिखा है ना, तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है कभी-कभी दोनों साथ में यूज होते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर एग्जांपल बोले तो जो अपना अनवांटेड 72 है ना, जो अपना अनवांटेड 72 जिसका तुम प्रचार बार-बार टीवी पे देखते हो, यहीं पे आता है, ओरल कंट्रासेप्टिव के अंदर में आएगा, ठीक है ना? और एक इसमें टेकन इन द फॉर्म ऑफ पिल्स, इसको हम टैबलेट के फॉर्म में लेते हैं। पिल्स का ड्यूरेशन मतलब कब लेना चाहिए, जैसे कि अब सेक्स हो गया तो कितने टाइम के अंदर में ले लिया जाए तो कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। जो लेडी जो प्रेग्नेंट नहीं होगा तो विदिन जो विदिन है ये है 72 आवर्स, मतलब 72 घंटे। इसीलिए अनवांटेड क्या है 72 नाम लिखा है ना, इसीलिए लिखा है कि 72 घंटे के अंदर में इसको एडमिनिस्टर कर दो, इसको एडमिनिस्टर कर दो तो कुछ नहीं हुआ। इसके बाद ओरल कंट्रासेप्टिव की क्या है भैया, फंक्शन है। क्या फंक्शन है? तो इस फंक्शन को याद कर लो, ओरल कंट्रासेप्टिव फंक्शन को याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है तुम्हारा ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन। तो देखो दोनों चीज को इनहिबिट करता है। ओवुलेशन ओवुलेशन बोले तो जो हुआ है वो बाहर निकलेगा ही नहीं, और दूसरा जो है इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा इस ओरल कंट्रासेप्टिव को जो ले रहा है। इसके बाद क्या है, अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट या फिर रिटार्ड स्पर्म, मतलब सर्वाइकल जो म्यूकस म्यूकस निकल रहा है उसकी क्वालिटी को क्या कर देगा, चेंज कर देगा और होस्टाइल कर देगा किसको, यूटेरस। पिल्स क्या होते हैं, लिस्ट पिल्स जो होते हैं साहब वो क्या होते हैं, लेस साइड इफेक्ट होते हैं, और जो होते हैं फीमेल्स के द्वारा वेल एक्सेप्टेड होता है। ओरल कंट्रासेप्टिव के अंदर में दो पिल्स के बारे में पढ़ना तुमको, एक मालाडी है और सहेली है, ठीक है ना? इसके बारे में मैंने तुमको पहले ही बता दिया है मालाडी और सहेली के बारे में, पर यहाँ पे टॉपिक दे रखा है अपना सहेली, तो हम सोच रहे हैं सहेली को यहाँ पर भी निपटा दिया जाए। तो सहेली को देखो बनाने वाला जो है वो है सीडीआरआई। सीडीआरआई बोले तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है साहब, तो यह है तुम्हारा लखनऊ के अंदर में सहेली सिचुएटेड है। सहेली इतना यूज क्यों किया जाता है, तो नॉन स्टीरॉयडल होता है, और क्या होता है, वंस वीक पिल्स होते हैं, और इसके इसका जो काम है वो अच्छा है, ठीक है ना? फेल्यूर जो है वो इसका लेस, हम नील नहीं बोलेंगे, इसका जो चांस ऑफ फेल्यूर है क्या है, सहेली का लेस है, ठीक है ना? तो सहेली के बारे में अगर तुम इतना चीज याद रख लेते हो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। और इसका सब उल्टा क्या कर देना, जब मालाडी के बारे में पूछे, मालाडी के बारे में, तो वो जो होता है स्टेरॉयडल होता है, ठीक है ना? वंस ए वीक पिल नहीं होता है, डेली होता है, और इसके अंदर में स्टेरॉयडल होते हैं, ठीक। यहाँ पे फेल्योर जो होता है लेस होता है, इसका भी फेल्योर जो है साहब ये भी क्या है अपना लेस ही होता है। इसके बाद क्या चीज है, इसके बाद है साहब इंजेक्टेबल। अब ध्यान से सुनो इंजेक्टेबल क्या है, इंजेक्टेबल या फिर अगला हम पढ़ेंगे इम्प्लांट, ठीक है ना? तो इंजेक्टेबल में हार्मोन्स कौन से हम देते हैं, तो वही जो है अपना प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन, ये अलग अलग दे दो या फिर दोनों एक साथ दे दो। प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन अगर एक साथ दिया जाए
तब जा करके इंजेक्टेबल करके इसको इंजेक्ट कर दिया जाए। इसके बाद है क्या, मोड ऑफ एक्शन। इंजेक्टेबल का मोड ऑफ एक्शन फास्ट एज पिल्स। फास्ट एज पिल्स मतलब जो पिल्स होते हैं, जो इंजेक्टेबल्स होते हैं, इनका एफिशिएंसी ज्यादा तेज होता है किसके कंपैरिजन में, इस पिल्स के कंपैरिजन में। ठीक है क्या, चलिए साहब, इसका है एडमिनिस्ट्रेशन टाइम। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है कब करना चाहिए, तो विद इन 72 आवर्स, 72 घंटे के अंदर अगर इसका एडमिनिस्टर किया जाता है तो बेबी बॉर्न नहीं होगा। बेबी बॉर्न क्या होगा, नहीं होगा। चलिए साहब, अगला जो अपना टॉपिक है ये है अपना सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में तुमको बता दिया, इसी को स्टेरिलाइजेशन मेथड बोलते हैं। फ्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट, ये गैमीट के ट्रांसपोर्ट को क्या कर देते हैं, सीधे गैमीट के ट्रांसपोर्ट को साफ ब्लॉक कर देते हैं। मेल के अंदर में हम करते हैं क्या, हमारा वासा डिफरेंस को काटा होता है ना, तो वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी, फीमेल के अंदर में हम फॉलोपियन ट्यूब को काटते हैं तो ट्यूबेक्टोमी यूज करते हैं। इसका इंसिशन बोले तो ट्यूबेक्टोमी जब हम करते हैं तो इसका जो स्कार है, इसका जो इंप्रेशन हो स्क्रोटम के अंदर पे होता है, ठीक है ना। और जो इसके ट्यूबेक्टोमी है, इसके जो स्कार है, ठीक है ना, इसके जो इंसिशन है कहाँ पे होता है, इसका जो इंसिशन है कहाँ पे होता है, एब्डोमेन पे। एब्डोमेन पे होता है थ्रू द वेजाइना। ठीक, इसके बाद क्या है, इफेक्टिविटी। इफेक्टिविटी वेरी हाई है, लेकिन रिवर्सिबिलिटी, जो इसका रिवर्सिबिलिटी है वो क्या है भैया, नील है। समझ में आया क्या, तो इसकी जो रिवर्सिबिलिटी है साहब, ये क्या है, नील है। तो ये सब कुछ यार इसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर में पढ़ना था, ठीक है ना। तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि यार आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, बहुत मजा हो गया आया होगा आपको इस लेक्चर को देख करके। और आपके सारे के सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट अब लग जाएंगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए भाई, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।